आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, शेयर बाजार की जो किताबी बातें होती हैं ना, उसे आज की ताज़ा रियल वर्ल्ड न्यूज़ के साथ जोड़कर देखेंगे। समझेंगे कि कैसे थ्योरी और असली बाजार एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को बहुत ही आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले शेयर बाजार के बेसिक्स, फिर समझेंगे कि कीमतें ऊपर नीचे क्यों होते हैं, उसके बाद रियल वर्ल्ड के इकोनॉमिक और कंपनी फैक्टर्स, और हाँ, आखिर में बात होगी एक्सचेंजेस, इंडेक्स और आईपीओज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। आखिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिलता कहाँ से है? बात है साल 1602 की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला शेयर जारी किया था। उनका आइडिया बहुत ही कमाल का था। उन्हें दुनिया भर में व्यापार करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो बैंकों से भारी भरकम कर्ज नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आम जनता से पैसा जुटाया और बदले में उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी दे दी। बिना कर्ज लिए पैसा जुटाने का ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि आज के मॉडर्न ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस भी बिल्कुल उसी बुनियाद पर टिके हैं। और यहीं से आते हैं हमारे दो बेहद जरूरी शब्द, शेयर और डिविडेंड। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले की एक मशहूर मिठाई की दुकान को अपनी नई ब्रांच खोलनी है, पर उनके पास फंड्स नहीं हैं। दुकान का मालिक अपने दोस्तों से पैसा जुटाता है और बदले में उन्हें अपनी दुकान की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा दे देता है। बस इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। और हाँ, जब साल के आखिर में उस दुकान का जो भी मुनाफा होता है, उसका कुछ हिस्सा उन दोस्तों में बांटा जाता है, तो उसे फाइनेंस की भाषा में डिविडेंड कहते हैं। है ना बिल्कुल सिंपल। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, व्हाट मूव्स शेयर प्राइसेस। ये ओनरशिप के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, इनकी कीमतें रोज ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? तो देखिए, इसका सबसे क्रूशियल रूल है डिमांड और सप्लाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मियों का मौसम आते ही एसी और कूलर की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ जाती है और इसी वजह से उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ठीक इसी तरह जब किसी अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयरों की डिमांड बढ़ती है, लेकिन बाजार में उपलब्ध शेयर्स लिमिटेड होते हैं, तो मजबूरन उन शेयरों की कीमत आसमान छूने लगती है। अब ये डिमांड कोई हवा में तो बढ़ती नहीं है। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं: कंपनी के खुद के फैक्टर्स, पूरी इंडस्ट्री का हाल, बाजार का ट्रेंड और सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो अब तक जो थ्योरी हमने सीखी है, चलिए उसे आज के ताज़ा लाइव बाजार के माहौल में टेस्ट करके लिखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा सेक्शन, रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखते हैं कि बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स आज बाजार को कैसे हिला रहे हैं। $120, जी हां, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का ये ताज़ा भाव आज ग्लोबल बाजारों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कच्चे तेल की कीमतें इस तरह उछलने का सीधा असर करेंसी पर पड़ता है। इसी वजह से रुपया कमजोर होकर 95 की क्रिटिकल लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है। ये एक ऐसा भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो पूरी इकोनॉमी की सप्लाई और डिमांड का खेल पलट सकता है। अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करने वाला एक और बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हाल ही के स्टेट इलेक्शंस एग्जिट पोल्स पर नजर डालें और याद रहे, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इसे विशुद्ध रूप से एक इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है, पर बीजेपी को एडवांटेज है। असम में बीजेपी की वापसी दिख रही है। उधर केरल में यूडीएफ, पुडुचेरी में एनडीए और तमिलनाडु में डीएमके और एआईआईडीएमके के बीच काफी कड़ा मुकाबला है। बाजार के लिए ये नतीजे क्या करते हैं? ये एक भारी अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी इंजेक्ट करते हैं, जिस पर इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग के दौरान सीधा रिएक्ट करते हैं। चलिए अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेड के डिसीजन को देखते हैं। यहाँ 8 और 4 का स्प्लिट डिसीजन रहा। 8 सदस्यों ने ब्याज दरों को 3.5 से 4% की रेंज में ही बरकरार रखने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया क्योंकि वो रेट कट्स चाहते थे। ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीधे तौर पर तय करता है कि पूरी दुनिया के बाजारों में पैसा यानी लिक्विडिटी कैसे फ्लो करेगी। और अगर इतना काफी नहीं था तो जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी सुन लीजिए। न्यूक्लियर डील अटकी होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी की बात चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास सिर्फ 12 से 22 दिन की कैपेसिटी बची है, जिसके बाद उनके तेल के कुएं सूखने शुरू हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा बाहरी झटका है जो रातों रात क्रूड ऑयल की सप्लाई को सुखा सकता है, तो जाहिर है इसका असर भी बाजार पर पड़ेगा। अब आते हैं थोड़े माइक्रो लेवल पर, यानी सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड कंपनी फैक्टर्स, जहां एक अकेली कंपनी की परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स का मूड तय करती है।
यहाँ बजाज फाइनेंस के शानदार चौथी तिमाही के नतीजों को देखते हैं। मुनाफा सीधा 22% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़ी है और AUM यानी कंपनी द्वारा मैनेज किए जा रहे कुल फंड्स में भी 22% की जबरदस्त तेजी आई है। ये एकदम टेक्स्ट बुक कंपनी फैक्टर है। ये साफ दिखाता है कि जब कोई इंडिविजुअल कंपनी अच्छा कमाती है तो उसके शेयरों की डिमांड अपने आप कितनी मजबूत हो जाती है। और अब जरा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का ये नंबर सुनिए। AI डेटा सेंटर्स को लेकर इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। अल्फाबेट $90 बिलियन, मेटा $145 बिलियन और Amazon $200 बिलियन खर्च करने जा रहा है। बाजार को ऐसा फ्यूचरिस्टिक विजन बहुत पसंद आता है। इसी पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से अल्फाबेट के शेयर आफ्टर आवर ट्रेडिंग में ही 7% तक उछल गए। डिमांड जनरेट करने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। वैसे बाजार की नजरें आगे आने वाले नतीजों पर भी टिकी होती हैं, जैसे HUL, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और बजाज फिनसर्व जैसी हैवीवेट कंपनियों के रिजल्ट्स। आपको क्या लगता है, बाजार पहले से ही इन नतीजों की उम्मीदों को प्राइसिंग करके बैठा है? अगर नतीजे अच्छे हुए तो डिमांड रॉकेट हो जाएगी और अगर कमजोर हुए तो सप्लाई बढ़ जाएगी। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, एक्सचेंजेस, इंडेक्सेस और IPOs। देखते हैं कि ये सारी खरीद फरोख्त असल में होती कहां है। इसे एक बहुत ही मजेदार ऑनलाइन शॉपिंग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार कोई बिल्कुल नई साइकिल खरीदी। बाजार की भाषा में ये प्राइमरी मार्केट है, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है, जिसे हम IPO कहते हैं, जैसे कि वो 926 करोड़ रुपए का नया टेक IPO। दूसरी तरफ जब आप कोई पुरानी साइकिल खरीदते या बेचते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। यहाँ इन्वेस्टर्स कंपनी से नहीं बल्कि आपस में ही पुराने शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। अब इस पूरे बाजार का बुखार नापने के लिए हमारे पास कुछ थर्मोमीटर्स भी हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का। हमने जो भी इकोनॉमिक और कंपनी फैक्टर्स डिस्कस किए ना, उन सब का सीधा असर इन्हीं इंडेक्सेस पर दिखता है। यही बताते हैं कि ओवरऑल बाजार का मोड़ आखिर है कैसा। तो दोस्तों, हमने 1602 के डच ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज के $120 के क्रूड ऑयल और US फेड के फैसलों तक सब कुछ देख लिया। अब आप सबके लिए एक सवाल। सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा है और कच्चा तेल लगातार उछाल मार रहा है। ऐसे में जब सोमवार को बाजार खुलेगा और इन सारी किताबी थ्योरीज का सामना असल दुनिया की अनिश्चितताओं से होगा, तो हमारे प्रमुख इंडेक्सेस कैसा रिएक्ट करेंगे, सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और